हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम अभी जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं दैट इज इन रिलेशन टू जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज फॉर 2020 एग्जाम्स, 2021 एग्जाम्स का रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं आप लोगों को क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवा रहा हूं, नोट करवा रहा हूं और आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ना है। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं जो कि आप लोगों को YouTube पर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड होने जा रहा है। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। सो दिल थाम कर बैठिएगा। मैं आप लोगों को सप्लाई वाला जो डेफिनेशन है उसका एनालिसिस करा रहा हूं, तो आप लोगों को ये एनालिसिस बहुत अच्छे से करके जाना है। राइट, ओके सर। तो सबसे पहली बात डियर, मैं आप लोगों को जो सप्लाई का एनालिसिस करा रहा था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एनालिसिस के 6 पॉइंट्स नोट करवा दिए थे। आज हम पॉइंट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर 7 अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करना है और आपको लिखना है सप्लाई बाई आ टैक्सेबल पर्सन। आपको यहां पर नोट करना है सप्लाई बाई अ टैक्सेबल पर्सन, कि ये जो सप्लाई है ये किसने दी हो, टैक्सेबल पर्सन ने दी हो। देखिए दोस्तों, जीएसटी लगने के लिए सप्लाई का होना बहुत जरूरी है, आई नो, लेकिन सप्लाई कौन कर रहा हो, टैक्सेबल पर्सन कर रहा हो। अब हमारे माइंड में ये आता है सब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, तो ये सारी बातें दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर नोट करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर नोट करेंगे a supply to attract GST, a supply to attract GST should be by taxable person। देखो, हमारे मन में डियर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को क्लास में बताने वाला हूं कि यहां पर टैक्सेबल पर्सन का होना बहुत जरूरी है। आप इसको हाईलाइट कर लो, है ना। अच्छा, इसके बाद एक बात और बता देता हूं डियर, यहां पर वो भी आप लोगों को नोट कर लेनी है, रेसिपिएंट। अच्छा, आप बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों कि हम रेसिपिएंट किसको बोलते हैं। हम रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, रेसिपिएंट का मतलब होता है जी बायर। तो आप यहां पर नोट कर लो, रेसिपिएंट कैन बी आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, आइदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेसिपिएंट टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल पर्सन है, इट डजंट मैटर। तो सर फिर मैटर क्या करता है दोस्तों, मैटर ये करता है कि जो सप्लाई देने वाला पर्सन है उसका टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है, राइट। और सर टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, तो आप ये भी नोट कर लो कि हम टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे, हम टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे, ये बात भी दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है, तो दोस्तों टैक्सेबल पर्सन कौन होता है ये आप यहां पर नोट कर लो। या तो वो होता है रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं जीएसटी में उनको हम टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं, राइट। या तो वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, या वो लाइबल होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसे कौन लोग होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, हमारे यहां पर 2 सेक्शन हैं, अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24। ये वो 2 सेक्शन हैं जिनमें आपको सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो जीएसटी में तो भी हम आपको टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे, और अगर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन लिया नहीं लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है डियर, तो भी डियर आपको हम टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे,
राइट। तो जीएसटी लगने के लिए एक तो सप्लाई का होना बहुत जरूरी है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये सप्लाई कौन कर रहा हो, टैक्सेबल पर्सन कर रहा हो। ये सप्लाई कौन कर रहा हो दोस्तों, टैक्सेबल पर्सन कर रहा हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद एक बात और लिखी है पॉइंट नंबर 7 में, हां, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं, अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, जो कि लाइबल है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या हो सकता है दोस्तों कि उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, सर ये वॉलेंट्री क्या होता है? ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों हमारी कंट्री में जिनको रजिस्ट्रेशन का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सर वो रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? दोस्तों बहुत सारी जगह पर अगर आप किसी वर्क को करना चाहते हो, देन योर फर्म शुड बी रजिस्टर्ड। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और पहले दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे, उन्होंने डियर रजिस्ट्रेशन करा लिया। सो दे आर टेकिंग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। दोस्तों वो कैसा रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं? वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। उन्हें भी हम टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। तो दोस्तों जीएसटी लगने के लिए केवल सप्लाई होना ही जरूरी नहीं है, वो सप्लाई किसने करी हो? टैक्सेबल पर्सन ने करी हो। और टैक्सेबल पर्सन किसको बोलते हैं? जो या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, उसे हम दोस्तों यहां पर टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस सर। दोस्तों अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे एनालिसिस का, दैट इज पॉइंट नंबर 8। मैं सप्लाई के कॉन्सेप्ट का एनालिसिस कर रहा हूं दोस्तों अभी आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये भी भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट। तो अब हमारा एनालिसिस का पॉइंट नंबर 8, जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट साइन लगा लेना है। इस पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके सर। तो क्या है दोस्तों पॉइंट नंबर 8? नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज पॉइंट नंबर 8? तो दोस्तों पॉइंट नंबर जो 8 है, दैट इज टैक्सीबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम, कॉस्ट पेट्रोलियम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। सबसे पहले हमारे माइंड में यह आएगा कि सर ये कॉस्ट पेट्रोलियम होता क्या है और इसकी टैक्सेबिलिटी पर क्या क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। दोस्तों बात क्या है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा नोटिंग करवाता हूं, फिर मैं आपको कॉस्ट पेट्रोलियम के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आप यहां पर लिखेंगे एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं PSC, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट किन दो लोगों के बीच में होता है? तो आप नोट कर लो, एक तो होती है गवर्नमेंट, राइट, और दूसरी तरफ होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्टर। एक तरफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों और दूसरी तरफ होते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो दो लोग होते हैं ना,
इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। हमारे देश में डियर जहां जहां ऑयल एक्सप्लोर होता है, जहां जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, तो गवर्नमेंट तो देखो ये काम करती नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई तुम ऑयल एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर हो, हम तुम्हारे को एक तरह से लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम यहां जमीन में से जो है पेट्रोल को निकालो, राइट। अब आप जानते हो डियर कि कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा एक्सपेंडिचर आता है, एक बहुत हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो होता क्या है डियर कि इस ऑयल एक्सप्लोरेशन से जो रेवेन्यू होगा, उस रेवेन्यू में से ये कॉन्ट्रैक्टर लोग, ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, ये सबसे पहले अपनी कॉस्ट रिकवर करते हैं। मतलब उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि भाई जितना रेवेन्यू होगा ऑयल एक्सप्लोरेशन करने से, उस रेवेन्यू का इतना पार्ट एज अ कॉस्ट रिकवर किया जाएगा। फर्स्ट पहले डियर कॉस्ट निकाली जाती है, कॉस्ट निकालने के बाद जो रेवेन्यू बचता है उसे गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। सो इट इज जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर, इट इज जस्ट लाइक अ जॉइंट वेंचर। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि साहब ये जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, ये जो पेट्रोलियम को एक्सप्लोर करने की कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसको रेवेन्यू में से डिडक्ट किया जा रहा है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि क्या कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है? क्या ये कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है जिसके बदले उसको कंसीडरेशन मिल रहा है? इस कॉस्ट को बोले कंसीडरेशन मानो कि कॉन्ट्रैक्टर ने गवर्नमेंट को सर्विस दी है। और क्या इस पे जीएसटी लगा देना चाहिए? क्या इसको सप्लाई मानकर जीएसटी लगा दो कि इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द गवर्नमेंट? दोस्तों इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। यहां पर बोर्ड का क्लैरिफिकेशन आ चुका है, और वो क्लैरिफिकेशन क्या है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको उसे फटाफट से नोट कर लेना है, एग्जाम में आएगा। अच्छा चलो आप बताओ क्या होना चाहिए, क्या जीएसटी लगना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पर ऐसा कोई वो नहीं है कि सर्विस देने की बात हो रही है। इट इज अ कॉस्ट रिकवरी, राइट। एक बार आप इसको नोट करो डियर, मैं आपको सारे पॉइंट यहां पर नोट करवा देता हूं और फटाफट से लिख लो अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द सेल proceeds, from the sale proceeds, all expenses, है ना, all expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty, राइट। एक और पॉइंट नोट करो जो उस सर्कुलर में समझाया गया, रिलेशनशिप ऑफ contractor with government, is not of partners but of licensor / lessor
and licensee oblique lessee, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो, इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट, it is not a service to the government, contractor have exclusive right, contractor have exclusive right to carry at their sole risk cost and expenses, right। एंड द लास्ट पॉइंट जो आप लोगों को नोट करना है वो है डियर, हेंस द फाइनल जजमेंट, हेंस कॉस्ट पेट्रोलियम is not a consideration, it is not a consideration, right, for service to government of India, GOI, and thus not taxable। So this is the final point my dear friends। तो दोस्तों यहां पर कॉस्ट पेट्रोलियम को कंसीडरेशन नहीं माना गया है और उस पर जीएसटी नहीं लगाने की बात हुई है। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं डियर, जमीन में से तेल निकालते हैं, तो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस की तरह एक लाइसेंस लेना पड़ता है। और उस लाइसेंस के अंदर क्या लिखा होता है दोस्तों कि जो एक्सप्लोर करने की कॉस्ट होगी उसे पहले रिकवर किया जाएगा। लेकिन डियर ये कोई सर्विस नहीं है, इट इज नॉट अ सर्विस गिवन टू द गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्टर की खुद का एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसकी सोल रिस्क होती है, कॉस्ट वगैरह सब कुछ। तो लॉ ने बोला कि वो जो कॉस्ट रिकवर की जा रही है इट इज नॉट अ कंसीडरेशन। दोस्तों वो कंसीडरेशन नहीं है, वो कंसीडरेशन नहीं है, इसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई सर्विस मत मानो। एंड सो इट इज नॉट टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड्स, इसे किसी भी सिचुएशन में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स, हम इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे दोस्तों, राइट। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एनालिसिस का। दोस्तों ये हमारे एनालिसिस का नेक्स्ट पॉइंट है 9th नंबर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको इंपॉर्टेंट का साइन लगा लेना है। क्या है सर 9th नंबर का पॉइंट, बताता हूं दोस्तों। सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन इज कॉल्ड डीम्ड सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करो जब मैं आपको सेक्शन 7 पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जीएसटी के अंदर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा, अगर दोस्तों कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी आपको उन्हें सप्लाई मानना पड़ेगा। और जब सप्लाई मानना पड़ेगा डियर तो फिर जीएसटी की भी बात आएगी। तो सर ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये सारी बातें आप लोगों को शेड्यूल नंबर, ये सारी बातें आप लोगों को शेड्यूल नंबर 1 में बताई गई है। तो शेड्यूल नंबर 1 में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी है
तो भी आप उस ट्रांजैक्शन को क्या मानोगे? सप्लाई। और ऐसे 4 पॉइंट मैं आप लोगों को शेड्यूल नंबर 1 में कवर करा के चलूंगा। दोस्तों वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, ये जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर है डियर, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। बस इस चैप्टर को खत्म होते ही हम क्वेश्चन बैंक भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे डियर कि बीच बीच में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करें, ताकि आप लोग प्रिपरेशन करते रहो, माइंड में सारी चीजें आती रहे, सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं। एवरीथिंग इज इन क्लास, आपको अलग से कुछ नहीं करना डियर, सारी मेहनत मैं आपसे करवाने वाला हूं, राइट। पहला पॉइंट डियर नोट कर लो, परमानेंट ट्रांसफर ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, इसको हम बोलते हैं डियर पैरा 1। ये शेड्यूल 1 का पैरा 1 है दोस्तों, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। ओके सर, ये क्या चीज है? एक बार थोड़ा सा आप नोट करिए, फिर मैं आपको विद एग्जाम्पल डियर, विद एग्जाम्पल पैरा नंबर 1 समझाने वाला हूं। ओके सर, सबसे पहले नोट करेंगे दोस्तों आप लोग, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन परमानेंट बेसिस, even though without consideration, qualify as supply, qualify as supply। ओके, एक चीज और नोट करो डियर, फिर समझाता हूं आप लोगों को। इट कवर्स बिजनेस असेट, इट कवर्स बिजनेस असेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू subsidiary company for nil consideration। ओके, और एक लास्ट पॉइंट आप नोट कर लो यहां पर, फिर मैं आपको समझाता हूं। दिस प्रोविजन would apply only if ITC का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट has been availed on such asset। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक बात बताता हूं, देखो लॉ ने क्या बोला दोस्तों, लॉ ने यह बोला कि अगर आप अपनी किसी भी बिजनेस असेट का परमानेंट ट्रांसफर करते हैं, किसी को बेच देते हैं डियर, आप उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, या आप उसको डिस्पोज कर देते हैं, मतलब आपने फाइनली ये मान लिया कि भाई अब ये असेट मेरे कोई काम की नहीं है, राइट। तो दोस्तों जब आप उसको परमानेंटली डिस्पोजल करोगे, जब आप उसको परमानेंटली किसी को ट्रांसफर करोगे, और वो भी कैसे करोगे, विदाउट कंसीडरेशन करोगे, तो हम उसको सप्लाई मानेंगे, हम दोस्तों उसको सप्लाई मानेंगे।
एक होल्डिंग कंपनी भी अगर अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई भी बिजनेस असेट ट्रांसफर करती है, वो भी निल कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन, तो दोस्तों हम उसको सप्लाई मानेंगे। सर ये क्या बात? डियर, ये इसलिए बोला गया है कि मैं आज आप लोगों को समझाता हूं। लास्ट में एक बात बोली है कि ये जो प्रोविजन हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये प्रोविजन आप तब ही अप्लाई करना जब उन असेट्स पर पहले आपने बिजनेस में क्या ले ली हो, आईटीसी ले ली हो, आईटीसी। अगर आप किसी बिजनेस असेट पर पहले इनपुट क्रेडिट ले चुके हो, राइट, अगर आप पहले किसी बिजनेस असेट पर इनपुट क्रेडिट ले चुके हो और आज आप उस बिजनेस असेट को परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर देते हो, वो भी विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर कर देते हो, विदाउट कंसीडरेशन, तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, उसे सप्लाई माना जाएगा। इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक समझो डियर, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये बात दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, है ना। चलिए, सपोज करो डियर, आपके पास बिजनेस में कोई लैपटॉप है, ठीक है, ये लैपटॉप हो गया है ओल्ड। अब सपोज करो डियर, आप जब इस लैपटॉप को परचेज करके लाए थे, है ना, तो दोस्तों मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि सपोज करिए आपने अपने बिजनेस में डियर किसी लैपटॉप को परचेज किया और ये लैपटॉप आप परचेज करके लाए हो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीस का, राइट, और आपने इसके ऊपर जीएसटी पे करी, इट इज 10%, सो इट कम्स टू 10,000। अच्छा दोस्तों, ये लैपटॉप आपको मिल जाता है 1,10,000 का, 1,10,000 रुपए का लैपटॉप आप परचेज करके लाए। अच्छा दोस्तों, जब भी बिजनेस में आप कोई एसेट खरीद के लाते हो तो आप उसका आईटीसी बुक करते हो, दैट इज 10,000। दोस्तों आईटीसी इसलिए बुक कराया जाता है कि जब आप बिजनेस के अंदर आगे कोई भी आउटवर्ड सप्लाई करोगे, आउटवर्ड सप्लाई, आपका जिस भी चीज का बिजनेस है, योर बिजनेस इज नॉट लैपटॉप सेलिंग, आप अपने बिजनेस में कोई भी काम करोगे, कोई भी गुड्स प्रोवाइड करोगे, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और जीएसटी लगने पर जो भी लाइबिलिटी आएगी जो आप सामने वाले से कलेक्ट करोगे, उसमें ये आईटीसी क्या होता है दोस्तों, यूटिलाइज होता है ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया था स्टार्टिंग में कि भाई इनपुट क्रेडिट लोगे तो वो आउटवर्ड की लाइबिलिटी से एडजस्ट होती है। अब आपने क्या किया जी, आपको लगा यार लैपटॉप जो है अब वो ओल्ड हो गया है, पुराना लैपटॉप हो गया है, तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने वो लैपटॉप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। कर सकते हो चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट। तो दोस्तों ये जो डोनेशन आपने दिया है, इट इज विदाउट कंसीडरेशन, इट इज विदाउट कंसीडरेशन। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप डोनेट करोगे, इस लैपटॉप को फ्री में दोगे, आप इसका परमानेंट ट्रांसफर करोगे, तो हम इसे सप्लाई मानेंगे और हम इस पर जीएसटी भी लगाएंगे। देखो दोस्तों, आईटीसी अगर आप बुक करते हो तो लॉजिक ये होता है कि जब आप उस सामान को आगे वापस दोगे तो हम जीएसटी लगाएंगे उसके ऊपर। इनपुट क्रेडिट का मतलब ही ये होता है कि अगर इनपुट पर टैक्स लगा है तो आउटपुट पर भी लगना चाहिए। अब अगर आप लैपटॉप फ्री में दे रहे हो तो दोस्तों गवर्नमेंट उसको क्यों ना सप्लाई मान ले, मानना पड़ेगा भाई। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा
चलो सर सप्लाई मान लो, जीएसटी लगा दो, वैल्यू कैसे निकलेगी? दोस्तों वैल्यू का टेंशन आप ना लो, इसके लिए मैं आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पढ़ाऊंगा और वहां पर ये लोग डियर आपको वैल्यू निकाल कर छोड़ेंगे। जो भी मार्केट वैल्यू होगी कैसे ना करके वैल्यू निकल जाएगी। इट इज डीम्ड सप्लाई। तो जिन जिन बिजनेस असेट का आप आईटीसी लेते हो, अगर आप उन बिजनेस असेट्स को विदाउट कंसीडरेशन अगर किसी को दोगे डियर, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा दोस्तों। वन मोर एग्जाम्पल, हां अगर आप लैपटॉप का क्रेडिट नहीं लेते और फिर ये लैपटॉप आप किसी को फ्री में दे देते, तो हम फ्री में देने को सप्लाई नहीं मानते। हम फ्री में देना तभी सप्लाई मानेंगे जब आपने पहले उस बिजनेस असेट्स पर क्या क्लेम किया हो, आईटीसी। वन मोर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, वन मोर एग्जाम्पल। सपोज करो दोस्तों, सपोज करो, ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं डियर, जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत काम आएंगे आपके। सपोज करो दोस्तों कोई बंदा क्लोथ रिटेलर है, अच्छा उसकी कपड़े की दुकान है दोस्तों, कपड़े की दुकान, अच्छा सर फिर उसने क्या किया, वो कुछ रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करके लाया, ठीक है। अच्छा जब क्लोथ रिटेलर रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करके लाएगा तो उस परचेज पर जो भी जीएसटी लगेगा, जो भी जीएसटी लगेगा दोस्तों, वो उसका आईटीसी जरूर अवेल करेगा, राइट। वो उसका क्या अवेल करेगा दोस्तों, वो उसका जीएसटी जो आईटीसी है वो जरूर अवेल करेगा, पक्की बात है, यस सर, करेगा ही करेगा, राइट। अब उसके बिजनेस का स्टॉक पड़ा है डियर, उसके बिजनेस में क्या है, स्टॉक। क्योंकि डियर आईटीसी एक ऐसी चीज है कि जब आप कोई भी स्टॉक परचेज करते हो तो क्रेडिट उसी समय बुक हो जाता है। अब सपोज करो जी आपकी शॉप पर कोई फ्रेंड आ गया, आपका पुराना फ्रेंड आ गया, दोस्त आ गया, और उसको कोई शर्ट पसंद आ गई। क्या पसंद आ गई जी, शर्ट पसंद आ गई, और उसने कहा यार ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, और उस क्लोथ रिटेलर ने वो शर्ट गिफ्ट में दे दी अपने फ्रेंड को। पैसे थोड़े ना लेगा यार, पुराना दोस्त है यार, लंगोटिया यार है। विदाउट कंसीडरेशन ये शर्ट गिफ्ट में दे दी गई, फ्रेंड को गिफ्ट में दे दी गई डियर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या ये जो शर्ट गिफ्ट में दी गई है फ्रेंड को, इसे सप्लाई माना जाए? क्या इस पे जीएसटी लगाई जाए? द आंसर इज यस, इट इज सप्लाई, इट इज सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स। इसका ये लोग वैल्यू भी निकालेंगे और इस पर जीएसटी भी लगाएंगे। बिजनेस की कोई भी असेट, बिकॉज दोस्तों स्टॉक भी असेट होता है बिजनेस की, तो अगर आप इनपुट क्रेडिट किसी भी चीज का ले रखे हो और वो चीज आप किसी को फ्री में दोगे तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। दोस्तों वन मोर एग्जाम्पल, मैं आपको डियर एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा ताकि आप चीजों को समझ सको। सपोज करो दोस्तों कोई बंदा एसी का डीलर है, एसी डीलर, राइट। अब एसी डीलर जो होता है डियर, उसके दुकान में बहुत सारे एसी होते हैं एज ए स्टॉक, क्योंकि उसका तो काम ही एसी खरीदना बेचना है। तो दोस्तों वो जब भी एसी की इनवर्ड सप्लाई लेता होगा, मतलब परचेज करता होगा, तो वो उसके ऊपर आईटीसी जरूर बुक करता होगा। क्या हुआ जी, एक दिन घर से फोन आ गया श्रीमती जी का, घर पे होम मिनिस्टर होती है ना श्रीमती जी, कि ए जी सुनो जी, आज अगर घर आओगे तो घर आना तभी जब घर पे एसी लग जाए। दुनिया के एसी लगाते हो, घर पे एसी नहीं लगाते हो। इसने सोचा यार आज तो मामला खतरनाक है, तो इसने क्या किया डियर, अपने बिजनेस के स्टॉक में से कुछ एसी पर्सनल यूज के लिए ले गया अपने घर पे,
और वहां इसने परमानेंटली फिट कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब ये अपने घर पर लगाएगा तो ये काम वो कैसे करेगा? विदाउट कंसीडरेशन करेगा। कैसे करेगा दोस्तों? विदाउट कंसीडरेशन करेगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए दोस्तों आप लोगों से। मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या ये एसी अगर विदाउट कंसीडरेशन घर पे यूज किए जाएंगे, इन्हें फाइनली घर पर सेट कर दिया जाएगा, तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे? द आंसर इज यस, इसको सप्लाई माना जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर शेड्यूल नंबर 1 का जो पैरा 1 है डियर, वो आपको ये कहता है बिजनेस की कोई भी एसेट जिसका आपने पहले आईटीसी लिया हो, अगर वो एसेट आप अपने पर्सनल यूज में लेते हो, किसी को गिफ्ट में देते हो, आप अगर उसको विदाउट कंसीडरेशन किसी को ट्रांसफर करते हो, तो हम उसको ऑलवेज सप्लाई मानेंगे। और जब सप्लाई मानेंगे तो दोस्तों जीएसटी भी लगाएंगे। राइट? लॉजिक इतना सा है कि आपने पहले आईटीसी ले रखा है। हां, अगर आप आईटीसी नहीं लेते तो आज आप फ्री में दो ना किसी को, हम क्यों मानेंगे उससे सप्लाई? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा फ्री में देना सप्लाई नहीं होता है। अगर आपने पहले आईटीसी लिए तो ही उसको सप्लाई मानते हैं, फ्री में देना। राइट? ओके सर। अब आते हैं दोस्तों हम सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट, शेड्यूल नंबर 1 का सेकंड पॉइंट। मैं आप लोगों को अभी शेड्यूल 1 पढ़ा रहा हूं। शेड्यूल 1 का फर्स्ट पॉइंट हो गया है, अब आप लोग शेड्यूल 1 के सेकंड पॉइंट पर आ जाइए। क्या बोलता है सेकंड पॉइंट? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दो चीजें आप हाईलाइट कर लीजिएगा, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, बस एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है यार, प्रोवाइडेड, नोट कर लो फिर समझाता हूं। प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, provided it is made in the course or furtherance of business. It is दोस्तों पैरा 2। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? दोस्तों इसको डिफाइन किया गया है लॉ में, मैं इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। जितने भी डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन होते हैं, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा दोस्तों, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, हम उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे। इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बस एक बात ध्यान रखना डियर, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये जो भी काम किया जाएगा ये बिजनेस के कनेक्शन में होना चाहिए। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं डियर, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन को समझ लेते हैं, तभी हम पैरा 2 को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आप लोग फटाफट से रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन लिखो, ये पूरे लॉ में डियर आप लोगों के काम आएगी। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पर्सन, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को रिलेटेड पर्सन का मीनिंग बताऊंगा, इसको आप फटाफट से लिख लो। कौन होते हैं रिलेटेड पर्सन, क्योंकि पूरे जीएसटी में डियर ये रिलेटेड पर्सन वर्ड आपके काम आने वाला है। सबसे पहला लिख लो ऑफिसर्स
or directors in one another business, right? Second point, legally recognized partners, legally recognized partners. थर्ड होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लो, थर्ड पर्सन होल्ड्स 25% or more voting stock or shares of both of them। एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। फिफ्थ पॉइंट, दोस्तों लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, आपको चीजें याद होती हैं, अपनापन सा लगता है डियर, ऐसा लगता है नोट्स मैं खुद बना रहा हूं, और आपकी डियर आदत बनती है राइटिंग की, बिकॉज एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना 3 घंटे, यस, तो लिखने से बहुत फर्क पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप नोट्स ऐसे ही दे दो ना। भाई ऐसे नहीं देंगे, ऐसे तो सभी दे रहे हैं ना, फिर हमने अलग क्या किया भाई। दोस्तों जब आप कॉपी में लिखोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यार, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आपको चीजें याद होने लगेंगी। समझो, बहुत फर्क पड़ता है, नोट करिए। वन ऑफ देम कंट्रोल्स both of them, right? 6 पॉइंट लिखिए। थर्ड पर्सन कंट्रोल्स both of them। और लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट लिखो, such person together control a third person। such person together control a third person, right? eighth point, such persons are members of same family। and the last point is one of them is the sole agent / sole distributor of others। ये है दोस्तों रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। हो सकता है आपने अलग अलग लॉ में रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों जीएसटी लॉ में रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन यही पढ़ना है आपको, और ये एंटायर जीएसटी लॉ में दोस्तों आपके काम आने वाला है। सबसे पहली बात, ऑफिसर और डायरेक्टर इन वन अनदर बिजनेस। सपोज करो डियर, 2 कंपनीज हैं, एक का नाम है एक्स लिमिटेड और एक का नाम है वाई लिमिटेड, राइट? तो आप एक्स लिमिटेड में भी डायरेक्टर हो और वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर हो, तो दोस्तों एक्स और वाई को आपस में क्या माना जाएगा? रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, अगर आप एक दूसरे के बिजनेस में ऑफिसर और डायरेक्टर हो। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी फर्म के लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो, जैसे आपने कोई पार्टनरशिप फर्म खोली, जैसे मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो दोस्तों हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम जितने भी पार्टनर्स हैं
वी ऑल आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स। तो हम सभी पार्टनर्स आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन, राइट। इसके बाद होता है दोस्तों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो आप जिस एम्प्लॉयर के यहां जॉब करते हो तो आपका जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, उसे भी जीएसटी में क्या माना जाता है? रिलेटेड पर्सन माना जाता है। थर्ड पर्सन होल्ड 25% और मोर, 25% और मोर ऑफ द वोटिंग स्टॉक और शेयर्स। मतलब इक्विटी जो शेयर होते हैं डियर, क्योंकि उसी से वोटिंग पावर मिलता है, वो अगर आपने दो कंपनीज के ले रखे हैं, राइट। जैसे सपोज करो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनी है। मिस्टर ए के पास, ये जो मिस्टर ए है, इसके पास एक्स लिमिटेड के 30% शेयर है और वाई लिमिटेड के 35% शेयर है। तो दोनों कंपनीज के शेयर 25-25% से ज्यादा है। तो दोस्तों एक्स और वाई को आपस में रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, क्योंकि एक थर्ड पर्सन दो कंपनियों के शेयर्स होल्ड करके बैठा है, राइट। इसके अलावा वन ऑफ देम कंट्रोल बोथ ऑफ देम, वन ऑफ देम कंट्रोल बोथ ऑफ देम। एक बंदा अगर दो जनों को कंट्रोल करे, मिस्टर ए अगर एक्स लिमिटेड को भी कंट्रोल करे और वाई को भी कंट्रोल करे, तो भी एक्स और वाई लिमिटेड आपस में रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी, राइट। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्ड अ थर्ड पर्सन। मतलब यूं समझ लो जी, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड इन दोनों ने मिलकर अगर मिस्टर ए को कंट्रोल कर लिया तो भी एक्स और वाई रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी। मतलब ए उन दोनों को कर ले तो भी रिलेटेड है, वो दोनों मिलकर मिस्टर ए को कंट्रोल कर ले तो भी रिलेटेड है। और इफ द पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, जैसे एचयूएफ के मेंबर होते हैं, हम अगर किसी एचयूएफ के मेंबर हैं आपस में, दद्दू हैं, बच्चा है, बेटा है, बच्चे हैं, जितने भी एचयूएफ के मेंबर्स होते हैं डियर, वो सब आपस में क्या माने जाते हैं? रिलेटेड पर्सन। या आप किसी के सोल एजेंट हो, आपको सोल एजेंट बनाया गया है बिजनेस में, एजेंसी रिलेशन है। सोल डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो जो भी सोल एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं किसी कंपनी के, किसी फर्म के, दे ऑल्सो टू बी ट्रीटेड आर रिलेटेड पर्सन। उन्हें भी हम रिलेटेड पर्सन बोलते हैं दोस्तों, राइट। तो ये सारी बातें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, राइट सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर सपोज करो एक कंपनी है क्यू लिमिटेड और एक कंपनी है पी लिमिटेड, क्यू और पी दो कंपनीज हैं। अब ये जो क्यू लिमिटेड है, ये पी लिमिटेड की कॉरपोरेट पॉलिसी बनाती है। क्यू लिमिटेड बनाती है क्यू लिमिटेड बनाती है पी लिमिटेड की कॉरपोरेट पॉलिसी, उसके ऑपरेशनल मैनेजमेंट को देखती है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट को। उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल को भी क्यू लिमिटेड देखती है। तो दोस्तों अगर क्यू लिमिटेड ये सब चीजें मैनेज कर रही है पी लिमिटेड का, तो इसका मतलब ये लोग आपस में क्या माने जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। क्यू और पी लिमिटेड को आपस में रिलेटेड पर्सन कहा जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। यस सर। एक और चीज दोस्तों, मैं जो आपको शेड्यूल 1 का पैरा नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। एक और डेफिनेशन जो बड़े काम की है, दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है? दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जबकि रिलेटेड पर्सन जो वर्ड आपने पढ़ा है ये आपको सेक्शन 15 में बताया गया है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। बिल्कुल टेंशन ना ले दोस्तों, सेक्शन नंबर अगर आपको लर्न नहीं भी है तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ये बहुत गलत सोच है लोगों की। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, अजय अग्रवाल AIR 1 की कॉपी का। मैंने उसमें कॉपी दिखाई है कि देखो अजय अग्रवाल ने सेक्शंस नहीं लिखे हैं फिर भी फुल मार्क्स मिले हैं उसको। तो ये लोग आप माइंड से निकाल दो कि आप फाइनल स्टूडेंट हो और आप अगर सेक्शन लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत गलत सोच है। सब लोग आपको डराएंगे डियर,
आपको बोलेंगे कि तू सेक्शन नहीं लिख रहा, तेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। गलत बात है ये। मैंने इसका पूरा खुलासा किया है डियर यूट्यूब पर, आप मेरा वीडियो देखिएगा अजय अग्रवाल के साथ, जिसमें मैंने पूरी कॉपी, अजय अग्रवाल की पूरी कॉपी का एनालिसिस किया है। सर्टिफाइड कॉपी है वो, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। हाँ याद है तो लिखो, मना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। सर डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब समझ लो, ब्रैकेट में लिख लो दोस्तों, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सेपरेट रजिस्ट्रेशन। मैं हूं मिस्टर अमित खांडल, है ना, मैं बाई प्रोफेशन सीए हूं और बाई पैशन टीचर हूं। टीचर मेरा पैशन है भाई, शौक है मेरा, लेकिन वैसे मैं बाई प्रोफेशन सीए हूं जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। हमारी दोस्तों जो फर्म है वो जयपुर में है, हेड ऑफिस। हमारी फर्म का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है, और हमारी फर्म का नाम है NAV एंड एसोसिएट्स, राइट। मान लो ये जयपुर में हेड ऑफिस है इसका, NAV एंड एसोसिएट्स का। हमने एक ब्रांच खोल ली डियर महाराष्ट्र में। इट इज अ ब्रांच, इट इज इन मुंबई। मुंबई में हमने एक ब्रांच खोल ली डियर। इसी NAV की एक ब्रांच हमने कहां खोल ली? यही सेम NAV है, इसका ब्रांच मुंबई में, और हेड ऑफिस जयपुर में। जयपुर बोले तो राजस्थान। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपकी फर्म NAV एंड एसोसिएट है और आप राजस्थान में भी बिजनेस कर रहे हो और आपका एक ऑफिस महाराष्ट्र में भी है, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन एक बार लेना होगा या सेपरेट सेपरेट लेना होगा? तो द आंसर इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन। दोस्तों GST के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो स्टेट वाइज होते हैं, स्टेट वाइज। तो अगर आपका ऑफिस राजस्थान में भी है और अगर आपका ऑफिस महाराष्ट्र में भी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन एक नहीं बल्कि दोनों जगह के अलग अलग लेने पड़ेंगे। सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। और दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन सेपरेट सेपरेट होता है, कैसे होता है जी? सेपरेट सेपरेट होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सेपरेट सेपरेट होता है, राइट, तो हम आपको बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। वैसे तो आप एक ही हो, हेड ऑफिस और ब्रांच अलग थोड़ी है भाई। आज ICICI बैंक का एक ब्रांच राजस्थान में और एक दिल्ली में, तो अलग अलग थोड़ी है, बैंक तो एक ही है। लेकिन डियर उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एंड दे आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, राइट, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब सुनो, इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और वो ट्रांजैक्शन अगर विदाउट कंसीडरेशन भी होगा, विदाउट कंसीडरेशन भी, तो हम उसको दोस्तों सप्लाई मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो चाहे भले ही विदाउट कंसीडरेशन हो, लेकिन वो बिजनेस के फर्दरेंस में होना जरूरी है। मतलब आप जो भी डीलिंग कर रहे हो डियर, वो आपके बिजनेस कनेक्शन में होना चाहिए। हम उसको सप्लाई भी मानेंगे और दोस्तों हम उस पर GST भी लगाएंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जितने भी रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन होगा, इन कनेक्शन टू बिजनेस होगा, तो उसे सप्लाई माना जाएगा और उस पर GST भी लगाया जाएगा। आज हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को कल मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। बस मेरे साथ ऐसे बने रहिए, आपका लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, नहीं किया है कर लो। बहुत सारे नए नए वीडियोस आपको टैक्सेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड इस चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस।
नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।